हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए अपन SSC GL 3 जो आपका 2024 का था, वो अपन उसके जो 36 में आपके पेपर हुए थे उनका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए उसी सीरीज को अपन आगे करते हुए आज अपन करते हैं 18 सितंबर 2024 को जो शिफ्ट 3 में आपका पेपर हुआ था उसको करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया था आपका, क्या था, 9 - 5 × 6 प्लस कोष्टक में था 29 माइनस ये है 7 - 2 और फिर इसमें भाग लग रहा है 8 का। देखिए हर शिफ्ट में आपका एक या दो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं और मैं हर शिफ्ट में आपको बोर्ड मास का नियम बता रही हूँ। तो यदि बोर्ड मास का नियम आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप मतलब सेकंड्स में सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है बोर्ड मास में, देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले, उसके बाद में मझला ब्रैकेट और उसके बाद में सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ब्रैकेट के बाद में ऑफ या इसको हिंदी में बोलते हैं काफ, उसको सोल्व करते हैं। फिर आपका आता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस सीक्वेंस में यदि आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपका जो क्वेश्चन है इजीली हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 9 माइनस, यहाँ पे देखो इसको कर लेते हैं सोल्व क्योंकि इसके बाद में प्लस है तो इससे कोई चेंज नहीं होगा। कितना हो जाएगा, 6 5 30। ठीक है, प्लस। अब देखिए कोष्टक को सोल्व करेंगे। कोष्टक में पहले छोटे कोष्टक को मतलब 7 में से 2 जाता है तो कितना आता है, 5। 5 प्लस का आएगा, ये बाहर आके -5 तो 29 में से क्या हो जाएगा आपका, 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 24। मतलब इस पूरे कोष्टक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 24 आ गई। उसके बाद में है भाग 8। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। 9 - 23, 24 में यदि 8 का भाग बोल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 - 30 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 18। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक विक्रेता ने एक ग्राहक को धोखा देके 1 केजी में 20 कुकीज के स्थान पर 19 कुकीज देकर ₹95 में बेच दिया। यदि विक्रेता ने ₹76 में कुकीज खरीदी तो उसका लाभ क्या होगा, रुपए में आपको बताना है। देखिए सबसे पहले तो उसने पूरी जो 20 कुकीज है वो खरीदी कितने में थी, 76 में, और उनको बेचा कितने में है, 95 में। तो यहाँ से उसको सीधा सीधा कितने रुपए का लाभ हो रहा है ये अपन पता कर लेंगे। कितना कितना हो जाएगा, ये 19 का लाभ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक जगह से लाभ और उसने कमाया वो क्या है, उसको खरीद के तो 20 कुकीज लाया था लेकिन बेचते टाइम कितने कुकीज दे रहा है, 19 कुकीज ही दे रहा है। तो देखिए वो खरीद के 20 कुकीज कितने में, 76 में खरीद के लाया है तो एक कुकीज कितने में आएगी, 76 में किसका भाग लगा लेंगे, 20 का भाग लगा लेंगे। तो देखिए एक कुकीज का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 8 16। ठीक है, 3.8 मतलब 3.1 कुकीज उसने मतलब 19 से दी है, मतलब एक कुकीज बचा ली। इसका मतलब है 3.8 रुपए उसने यहाँ से बचा लिए, 19 रुपए का प्रॉफिट उसने यहाँ से कमा लिया। तो टोटल प्रॉफिट कितना कमा लिया, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 19 और 3 22.8 रुपए का टोटल प्रॉफिट उसने कमाया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन। यदि A/B 6:8 और B/C 7:12 है तो A/B/C क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आपको, जब भी आपको ऐसे दे दे कि A/B और B/C दे रखा है और फिर ABC पूछा है तो क्या कर लो आप, इसके A का निकालने के लिए क्या करो, दोनों अनुपातों में जो पहली पहली संख्या है ना उनको इंटू कर दो, 6 7 42। ठीक है, बी का निकालने के लिए जो बीच में दोनों है ना उनको इंटू कर दो, मतलब 8 और 7 कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, और सी निकालने के लिए क्या करोगे, इसकी दूसरी संख्या से क्या कर दो, इसकी लास्ट वाली संख्या को इंटू कर दो, क्या हो जाएगा, 12 8 96। यही क्या हो जाएगा आपका A/B/C। लेकिन ये देखो 2 से और कट रहा है तो 2 से काटते हैं 21 बार, ये कट जाएगा आपका 28 बार और ये कट जाएगा आपका 48 बार। तो यही क्या हो जाएगा आपका A/B/C हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए इसको करने को और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे मैं करूं A/B/C क्या है, 6:8 है
और ये है 7:12। तो देखो एक मेथड क्या होता है, ए का निकालने के लिए इन दोनों को इंटू कर दो, 7 6 42। बी का निकालने के लिए इन दोनों को आपस में इंटू कर दो, 8 7 56। और सी निकालने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12 8 96। तो उससे भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है। देखिए दो वृत्त है और दोनों वृत्त क्या कर रहे हैं, समान है और एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये इसका केंद्र हो जाएगा और ये इसका केंद्र हो जाएगा। तो यदि आप डायरेक्ट इसको याद रख सको तो रख लो कि √3a क्या होती है, उसकी जो ये जीवा होती है ना, कॉमन जीवा इन दोनों में, इसकी लंबाई कितनी होती है √3a। या फिर अपन देखो मैं समझ लेते हैं कि क्यों होता है, भाई मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, इन दोनों को मैंने ऐसे मिलाया, तो बताओ देखो समान जीवा है, वो समान है, इनकी क्या त्रिज्या, ये भी 13 है, ये भी 13 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी ना, तो ये भी क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज बन गया, ये एक समबाहु त्रिभुज इधर बनेगा और एक समबाहु त्रिभुज क्या बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एक समबाहु त्रिभुज की हाइट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, तो हाइट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3/2a होता है हाइट निकालने का। अब अपन को क्या चाहिए, h इधर है और h इधर है, तो 2h हो गया ना, तो 2h निकालते तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई √3a आ जाएगी। √3a का मतलब a कितना है 13, तो 13√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एना और बेन दोनों के पास कुछ कंचे हैं। ठीक है, यदि एना बेन को एक कंचा दे देती है तो इन दोनों के पास समान संख्या में कंचे हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि बेन एना को एक कंचा देता है तो उसके पास बेन की तुलना में 3 गुना अधिक कंचे हो जाएंगे। इन दोनों के पास कंचों की कुल संख्या कितनी है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने मान लिया एना के पास में ए कंचे हैं और बेन के पास में बी कंचे हैं। पहली कंडीशन इसने दे रखी है, यदि एना बेन को एक कंचा दे देती है, एना के पास में इतने कंचे हैं, ये एक कंचा किसको, बेन को दे देती है, तो भाई बेन के पास में b+1 हो जाएंगे कंचे, और एना के पास में क्या हो जाएगा, एक कंचा दे देगी तो a-1 हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए a-b करते हैं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि यदि बेन एना को एक कंचा दे देता है, मतलब बेन एक दे रहा है, तो एना के पास क्या हो जाएगा a+1। ठीक है, यदि बेन एना को एक कंचा दे देता है तो उसके पास बेन की तुलना में 3 गुना अधिक कंचे होंगे, मतलब एना के पास बेन की तुलना में 3 गुना अधिक कंचे होंगे, एना के पास बेन का 3 गुना अधिक कंचे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं तो देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 3b - 3 = a+1। अब देखिए मैं 3b को इधर ले जाऊं तो a - 3b किसके इक्वल हो जाएगा, a - 3b, ये किसके बराबर आएगा, देखो ये 3b। अच्छा इसको a को इधर ले आते हैं तो ये -a + 3b किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जाएगा। अब इन दोनों से अपन क्या करें, वैल्यू के निकालें, होगी a - b 2 है और -a + 3b कितना है 4 है। तो देखिए इन दोनों जोड़ते तो इसके में से b जाएगा तो 2b आ जाएगा, और 4 और 2 है तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, पास में अभी की वैल्यू चाहिए रख लो, दोनों से आप दोनों की वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू में यहाँ लेती हूँ तो a - 1 कितना है 4 और a कितना आ जाएगा 5। दोनों के पास कंचे कितने हो गए 3 और 5 8 हो जाएंगे, तो क्या ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा 8 कंचे हैं दोनों के पास। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है। देखिए दो वृत्त है, क्वेश्चन नंबर 6, एक बार देखना इसको ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 3 इकाई और तिर्यक ऊंचाई 3√2 इकाई है। देखिए क्या दे रखा है आपको, एक शंकु दे रखा है। ठीक है, इस शंकु की आपको जो त्रिज्या दे रखी है वो क्या दे रखी है
3 इकाई और इसकी 3 एक ऊंचाई, मतलब ये कितनी दे रखी है, 3√2 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाले जो ऊंचाई वो कितनी आ जाएगी, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे और फिर उसका रूट ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 में से अपन क्या करते हैं 9 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 9, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 3 ही आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आपको पूछा है इसके 3 एक ऊंचाई ये है तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 रख लिया, देखो पाई की फॉर्म में आपको ऑप्शन दे रखा है तो पाई को ऐसे कैसे रख लो। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और एच कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 9 पाई आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दिया गया व्यंजक किस विकल्प के तुल्य है। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, परिमेयकरण से करते हैं। परिमेयकरण का मतलब जो नीचे होता है, ठीक है, उसको उल्टा चिन्ह ले लेते हैं और ऊपर नीचे उसको उससे इंटू कर देते हैं, मतलब sec थीटा +1 से ऊपर और sec थीटा +1 से नीचे क्या कर देते हैं अपन इंटू कर देते हैं, तो ये sec थीटा +1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और इस रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा sec थीटा +1 बच जाएगा। ऐसे ये वाला क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको लिख लो sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और ऐसे ये क्या बन जाएगा, देखो इसको किससे इंटू करोगे, इसको sec थीटा -1 से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो ऊपर तो क्या बन जाएगा sec थीटा -1 और नीचे क्या बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो बच जाएगा 2 sec थीटा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो, नीचे आ जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास में, क्या होता है वो फॉर्मूला कि sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। इस 1 को यदि इधर लिए हूं मैं तो sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, सॉरी, इसमें रूट रहेगा ना दोनों जगह भी, तो भाई ऊपर वाले में रूट हटा है, इसमें रूट थोड़ा हटा है, तो ये देखो इसका रूट है ये भी, तो ये क्या हो जाएगा 2 sec थीटा बटे में रूट में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा आपका 2 sec थीटा बटे tan थीटा, और इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। sec थीटा क्या होता है 1 बटे cos थीटा होता है और tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और 1 बटे sin थीटा क्या बन जाएगा आपका cosec थीटा बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 cosec थीटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य 20% की छूट देने के बाद में 1792 है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। 20% की छूट मिल रही है तो कितने में 80 में बेच रहा है और इसकी संख्या क्या, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1792, मतलब 1792 80 की वैल्यू पूछा दे रखी है और पूछा अंकित मूल्य मतलब 100। ठीक है, निकालेंगे इसको, देखो ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा आपका 4, 4 से काटते हैं 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 8 32। ठीक है, 8 5 40, 5 चौक 20 और 4 24, आंसर में 2 5 चौक 20 और 2 22, कितना हो जाएगा 2240 क्या जाएगा आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक निवेशक ने शेयरों में रुपए 2 लाख का निवेश किया। पहले दिन शेयर 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% गिरे और तीसरे दिन 3% गिरे। निवेशक के शेयरों के मूल्य में निव्वल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। देखिए परसेंट में पूछ रहा है अपन को वृद्धि या कमी, तो अपन ए बी फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। आपको 2 लाख से कोई मतलब 2 लाख को अपन यूज नहीं करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सब पहले 18% बढ़ रहा है, फिर 15% गिरावट आ रही है और फिर 3% की गिरावट आ रही है, तो अपन ए बी वाला फॉर्मूला 2 बार लगा लेते हैं। पहले इन दो के लिए
देखते हैं इनसे कितना आपका जो आता है परसेंट वृद्धि या कमी कितनी आती है ओवरऑल। देखते हैं ए प्लस बी, ए क्या है आपका वृद्धि हो रही है तो प्लस, कमी हो रही है तो माइनस, माइनस बी माइनस आ जाएगा 18 इंटू 15 बटे 100। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस, देखो 5 से काट लेते हैं, 5 से 15 और एक जीरो को काटेंगे तो यहाँ पे कितना 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना 9, 9 3 27 मतलब 2.7 आ जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि आ रही है, 0.3% की, 0.3% की वृद्धि आ रही है। अब क्या कर रहे हैं इन दोनों से, तो ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि, +3% की। अब क्या करें, एक 3% इसको माइनस में करें, तो अब इन दोनों के लिए क्या कर लेते हैं, प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 0.3 माइनस 3 माइनस हो जाएगा 0.3 इंटू 3/100। इसको सोल्व करते हैं तो देखिए ये तो क्या हो जाएगा आपका, ये 0.3 है और ये क्या है माइनस का 3 है, तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2.7 आ जाएगा, 2.7 किसका, माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 मतलब 0.9 और ये दो दो मतलब नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट और छोड़ेंगे तो देखो 0.9 में आप किसका भाग दोगे, 100 का भाग दोगे, तो इसको कैसे लिखोगे 0.009। ठीक है, 0.009 आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, देखो इसको घटाते हैं तो लगभग ये क्या हो जाता है, ये तो लगभग आपका 0 के इक्वल ही है, तो 2.7 के लगभग क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि आ रही है, कमी आ रही है। देखिए माइनस का है तो ये इसमें जोड़ रहे हो तो इसमें जोड़ोगे तो इतनी है तो नेग्लिजिबल मान लो इसको, तो भी कितना हो जाएगा आपका लगभग 2.7% की कमी आ जाएगी। ठीक है, माइनस आएगा तो 2.7% की कमी आएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें वर्ग की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हर चित्र में आए, क्या है एक वर्ग है उसमें आपका एक त्रिज्याखंड काटा गया है जिसकी त्रिज्या है 24 सेंटीमीटर और इस चाप की लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। देखिए चाप की लंबाई कैसे पता करते हैं, चाप की लंबाई होती है वो क्या होती है, पूरे वर्ग का जो परिमाप होता है 2πr, उसका क्या करते हैं थीटा बटे 360। भाई मैंने मान लिया ये थीटा कोण का त्रिज्याखंड काटा गया है, थीटा बटे 360 से इंटू कर देते हैं। तो देखिए अपन को वर्ग के वो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्याखंड का, ये होता है πr², मतलब टोटल वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल है उसको थीटा बटे 360 से इंटू कर देते हैं। तो देखिए अपन को थीटा चाहिए और वो थीटा कैसे पता करेंगे अपन, सबसे पहले तो इसमें जो ये चाप होता है उसके जो लेंथ होती है वो कैसे पता करते हैं, 2πr थीटा बटे 360, तो ये कितना है आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, थीटा बटे 360 की वैल्यू पता कर लेते हैं यहां से। ठीक है, ये पाई को थीटा के साथ ले लो, पाई थीटा पाई बटे 360 की वैल्यू यहाँ से अपन फाइंड आउट कर लेते, क्यों, क्योंकि इसमें पाई थीटा बटे 360 की वैल्यू अपन रख देंगे, आर अपन को दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू आर कितना है 24 बराबर है 7, तो देखिए थीटा पाई बटे 360 कितना हो जाएगा आपका 7 बटे 24 कितना होता है 48। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा पाई बटे 360 की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब इसको अपन को पता क्या करना है, क्षेत्रफल मतलब ये वाला, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे तो लिख सकती हूँ ना, पाई थीटा बटे 360 इंटू आर स्क्वायर। देखिए वैल्यू पुट कर लेते, पाई थीटा बटे 360 की वैल्यू 7 बटे 48 और आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, 24 दूना 48, 2 से काटते हैं कितनी बार 12 बार, और अब करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 12 को 7 से इंटू करते तो 12 7 84 होता है, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन नंबर 11, देखिए आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया था, अमन ने 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,92,208 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 20,196 रुपए चुकाता है। यदि अमन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है
जिसमें प्रथम वर्ष का ब्याज भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। देखिए अमन ने क्या किया है, सिंपल इंटरेस्ट पे 1,92,208 रुपए की राशि क्या लिए, उधार लिए। कितनी, 1,92,208 रुपए लिए। ठीक है, किस दर से, 15% की दर से। अब देखिए 1 साल के बाद में कुछ रुपए चुकाता है, तो अपन पता कर लेते हैं कि 1 साल में 1,92,208 का साधारण ब्याज कितना होगा, तो ये पता कर लेंगे अपन 15/100। ठीक है, देखिए इसको 10 × 10 लिखूं तो देखो क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 से 15, ये 2 बार, और इसको 2 से काटते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 6 12, 2 चौक 8, 96,104 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसे इंटू कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 6 3 18 और 9 3 27 और 1 28। ये कितना आ जाएगा, 2,88,000। अच्छा कहीं भी मिस्टेक, हाँ क्योंकि नीचे 10 है तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 डिजिट छोड़ के अपना पॉइंट भी आ जाएगा, तो 28,831.2 रुपए क्या मिले उसको, प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज मिला है। देखिए ये प्रथम वर्ष का ब्याज आ जाएगा। अब देखो दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज किस पे लगता है, ओनली आपकी जो राशि होती है उस पे ही ब्याज लगता है, आपके ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। जैसे पहले वर्ष का ब्याज है उसमें दूसरे वर्ष में आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता सिंपल इंटरेस्ट में। तो देखिए दूसरे वर्ष में वो कितनी राशि पे ब्याज देगा, भाई 20,196 वो वापस कर देता है, तो कितने रुपए पे ब्याज देगा, देखो इसको माइनस कर लेंगे, 1,92,208 में से 20,196 को जब माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 0 और 2, 1,72,012 रुपए पे क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरे वर्ष में ब्याज देना पड़ेगा 1,72,012 रुपए पे। किस दर से, 15% की दर से। तो इस 100 को मैं फिर से 10 × 10 लिख लूं तो थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन अपनी हो जाएगी। 2 से काटते हैं 5, वो 5 से काटते हैं 3 बार, और इसको 5 से काटते हैं 2 बार, इसको 2 से काटते हैं 2 8 16, 2 6 12 और 2 6 12, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 86,006। अब इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 6 3 18, फिर 0, ठीक है, और फिर कितना 6 3 18, हासिल में 1 चला जाएगा, 8 3 24 और 1 25, कितना आ जाएगा 25,801.8 रुपए सेकंड वर्ष के लिए ब्याज हो जाएगा। अब देखिए सेकंड वर्ष के बाद में वो कितने रुपए की राशि का भुगतान करेगा, दोनों वर्ष का ब्याज हो जाएगा, और साथ में जो बकाया राशि थी 1,72,012 रुपए, इसको भी देगा दूसरे वर्ष के बाद में। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 1,72,012 रुपए। ठीक है, इनको जोड़ते हैं तो देखो पॉइंट के बाद में 0 आ जाएगा आपका, फिर जोड़ते हैं अपन, ये हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है, लास्ट में आएगा 5 5 आ रहा है अपना, 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, देखो क्या है, 2,20,043 सेकंड के बाद 2,20,645। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि 3a + 2b = 27 और 27a³ + 8b³ = 1458 है, तो 2ab का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अलजेब्रा में मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या था वो, a³ + b³ क्या होता है, ये होता है a + b, कोष्ठक में होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो देखिए इस पे अपन क्या करते हैं, अपन को यहाँ पे ab की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से ab की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। a + b अपन को दे रखा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे a की जगह कितना है 3a है, और b की जगह कितना है 2b है, ठीक है। तो अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a³ + b³, a कितना है आपका 3a है, मतलब 3a का क्यूब प्लस 2b का क्यूब, यही है कि, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा 3a + 2b, और अंदर हो जाएगा 3a + 2b का होल स्क्वायर, और अंदर क्या हो जाएगा माइनस 3ab, ठीक है, माइनस 3ab हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व, 3ab सॉरी a क्या 3 तो ये वाला है ना जो अपना फॉर्मूला है, a की वैल्यू है यहाँ पे कितनी 3a, और b की वैल्यू है यहाँ पे कितनी 2b, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 3a³ + 2b³ की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को,
ये दे रखी है 1458 बराबर है 3a प्लस 2b कितना है, ये है 27। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखो 2a भी चाहिए, तो मैं इसको रख लू तो ये कितना बच गया 9 इंटू 2ab। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए 27 से काटते हैं अपन, कितने बार कट जाएगा ये 9 से काटते हैं, 9 3 27, 9 से ये वाला 9 एकम 9, 9 से 54 और 9 दूना 18। फिर देखो 3 से और कट रहा है तो 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 6 12, 56 बार कट गया। अब क्या करेंगे, ये इस 9 2ab को मैं इधर लिया हूँ, 9 इंटू 2ab को, चलो करो जल्दी कर दिए। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं अपन, फिर 3 से काटते हैं तो 3 से 3 5 15 और 3 चौक 12, कितना हो जाएगा आपका 54 आ जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, इस 9 इंटू 2ab को इधर ले आते तो प्लस का बन जाएगा 9 इंटू 2ab। ठीक है, बराबर हो जाएगा 729 माइनस 54। ठीक है, ये करते हैं तो कितना आ जाएगा अपनी वैल्यू, यहाँ से देखो या तो दोनों जगह 9 9 से काट लो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, दोनों को काटेंगे तो 9 8 72 और 9 एकम 9 और ये कितना हो जाएगा 9 6 54 होता है। ठीक है, तो 81 में से अपन 6 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 75 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है, किसी कंपनी के उत्पादन में परसेंट सतत वृद्धि दर परसेंट में होती है, मतलब वृद्धि दर जो हो रही है वो सतत हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जितनी वृद्धि होगी उतनी वृद्धि यहाँ पे होगी, 2 लगातार वर्षों में सतत वृद्धि हो रही है। तो देखिए क्या होगा, देख लेते हैं अपन 2018 से 2019 तक कितनी वृद्धि हुई है। देखिए कितनी वृद्धि हुई है, अपन क्या कर लेते हैं, इसका रेशियो बना लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो किससे काटेंगे 9 से काटते हैं तो ये 10 और 9 से काटते हैं तो ये 9 दूना 18, फिर 5 2 से काटते हैं 5 और 2 से मतलब 5 अनुपात 6 के अनुपात में वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की बटे 5, मतलब 20% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे भी 20% की तो वृद्धि होगी ना, यहाँ पे भी कितने परसेंट की होगी 20% की वृद्धि होगी। तो 1000 वो 1000 ही है ना, 10,800 में कितने की वृद्धि करेंगे 20% की वृद्धि करेंगे, मतलब 120 बटे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 98 होता है और 12 एकम 12, कितना आएगा 12,960 रुपए आ जाएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 सारणी से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित तालिका में दिए गए वर्षों में एक कंपनी का वार्षिक व्यय लाख में दर्शाया गया है, तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो आपको एक सारणी दे रखी है, उसमें 2005 से 2009 तक वेतन, बोनस, ऋण पर ब्याज, ईंधन और परिवहन और कर पर ये जो वार्षिक व्यय है वो लाख में दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था अपन से, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान ईंधन और परिवहन पर भुगतान की गई कुल राशि का कितने परसेंट है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, पहले बोनस पर देख लेते हैं कि बोनस पर कितनी राशि दी गई थी, जोड़ते हैं अपन कितना हो जाएगा 10, हासिल में 1 चला जाएगा, 10 18 और 5 23 2 25। ठीक है, हासिल में 2 चला जाएगा, 4 4 8 4 4 4 16 और 3 19 और 2 21, कितना हो जाएगा 21.5 आ जाएगा। और ईंधन और परिवहन पर देख लेते हैं, ईंधन और परिवहन का कितना आ रहा है टोटल, ये आ जाएगा 8 5 13, हासिल में 1 चला जाएगा, 10 6 16 18 22 और 23, 3 4 5 6 7, कितना आ जाएगा 733। ठीक है, आपको बताना है 21.50 733 का कितना परसेंट है, कर लेते हैं सोल्व। ठीक है, और ये कितना है, ये कितना परसेंट है 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, ये वाला अपन ने पॉइंट हटाया तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और देखो अब ये कट रहा है क्या, किसी से कटता है क्या, देखिए अपन क्या करते हैं 2150 में भाग दे लेते हैं किसका,
देखो 3 बार तो जाएगा, ये 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 1466। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 14 में से 6 गया तो 8 और ये 684 बच जाएगा। पॉइंट लगाएंगे और 0 उतार देंगे। ठीक है, देखो अपन क्या करते हैं, 7×6=42, 7×9=63, मतलब ये 9 से इंटू करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, 9×3=27। देखो 2.91 में ही आ रहा है, देखो 9 बार जाएगा, 9×3=27, 7 में 2, 9×3=27 और 2 29, 7 में 2 चला जाएगा, 9×7=63 और 2 कितना हो जाएगा 65। ठीक है, तो 9 तक चला गया। 2.93 ए के ऑप्शन में है, कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में, कितना आ जाएगा 2.93%। ठीक है, इजी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या था, साइन ए इंटू साइन बी किसके इक्वल होगा, ये आपको पूछा था। देखिए ऑप्शन से अपन को पता चल रहा है कि यदि अपन को फॉर्मूले याद है, जो वो वाले जो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, यदि वो फॉर्मूले भी याद है तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए अपन को पता है कि कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में साइन ए साइन बी आता है। ठीक है, साइन वाले में तो साइन ए कॉस भी आएगा। ठीक है, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन आता है, कॉस कॉस और साइन साइन का कॉम्बिनेशन मतलब इनटू कहाँ पे आता है, वो आता है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ये दोनों फॉर्मूले अपन लगाते हैं। देखिए कॉस ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए साइन बी, और ऐसे ही कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अपन को साइन ए साइन बी चाहिए, तो देखिए यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये तो माइनस का होके कैंसिल हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होके जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, वो ऐड नहीं करना, इस वाले में से इसको क्या करना है, माइनस करना है, मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। तो देखिए यहाँ पे कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। क्या आ जाएगा, ये इधर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए अपन को वैल्यू किसके निकालने, साइन ए साइन बी की, तो 2 को हटाना पड़ेगा इधर से, 2 को इधर लिया है तो क्या आ जाएगा, इधर डिवाइड मतलब डिवाइड हो जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी आ जाएगा, किसका मान, साइन ए इंटू साइन बी का। तो देखिए कौन सा ऑप्शन अपना सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही अपना सही है, हाफ कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर सकता है, उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल 45 मिनट में तय कर सकता है। धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने और प्रारंभिक बिंदु पर लौटने के लिए उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। देखिए मैं मान लेती हूँ कि जो नाव की चाल है ना, अच्छा व्यक्ति, इस व्यक्ति की चाल क्या है, मैंने मान लिया x है, और जो धारा की चाल है ना वो क्या मान ली मैंने, धारा की चाल मान ली y। ठीक है, स्थिर जल में व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रहा है, स्थिर जल में क्या हो जाएगी, धारा की चाल 0 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, व्यक्ति की स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूरी कितनी है 6 किलोमीटर, कितने घंटे में जा रहा है, 1 घंटे में, तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी, व्यक्ति की चाल आ जाएगी। फिर देखो आगे इसने क्या बोला, उतनी ही दूरी वह धारा के अनुकूल 45 मिनट में तय कर सकता है, उतनी ही दूरी वह धारा के अनुकूल 45 मिनट में तय कर सकता है, मतलब 6 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल देखिए
धारा की चाल और व्यक्ति की चाल, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब भी अपन धारा के अनुकूल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों के चाल का योग हो जाएगा। तो देखिए व्यक्ति की चाल है 6 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, और मैंने मान ली धारा की चाल है ना, वो क्या हो जाएगी आपकी प्लस होगा, धारा की चाल हो जाएगी, वो क्या मान ली मैंने, y मान ली, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है, ठीक है। 45 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूंगी तो 60 का भाग दे दूंगी, 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 15 से काटेंगे, 15 से 45, 15 4 60, 3 से काटते 3 दूना 6, तो देखो 4 दूना 8, ये 6 इधर जाएगा तो वाई धारा की चाल कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी, ठीक है। आगे इसने बोला है कि धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने और प्रारंभिक बिंदु पर लौटने के लिए उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए 16 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है तो देखिए कितना टाइम लगेगा, ये क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल जाएगा तो धारा व्यक्ति की चाल और जो धारा की चाल है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। धारा के अनुकूल जाने में इतना टाइम लगेगा और धारा के विपरीत वापस लौटेगा, मतलब धारा के विपरीत आएगा और दूरी आपकी सेम रहेगी 16 किलोमीटर ही, तो धारा के विपरीत आता है तो क्या होता है, दोनों की चाल का अंतर लेते हैं, मतलब 6 और 2 का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ये आपका टोटल टाइम आ जाएगा। देखो यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 4 आ जाएगा, टोटल कितने समय का घंटा, वो कितने समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6 घंटे लगेंगे उसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या था, यदि 9 अंकों की एक संख्या 5x 79856y6 36 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए रूट ऑफ 2x प्लस वाई का ऋणात्मक मान क्या है, दिया गया है कि x और y प्राकृतिक संख्या है। देखिए आपको एक संख्या दे रखी है, क्या है वो संख्या, 5x 79856y और 6, ये किससे 36 से डिविजिबल है। देखिए 36 का डिविजिबिलिटी का रूल तो मैंने लिखाया नहीं था आपको, लेकिन देखो इसको क्या लिख सकती हूँ, 9 इंटू 4 लिख सकती हूँ क्या, 9 चौक 36, ठीक है। मतलब 9 और 4 का विभाजकता का नियम लगा देते हैं इसमें। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 4 के विभाजकता का नियम लगाते हैं, क्योंकि 9 का क्या होता है, डिजिट्स का सम होता है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल पहले अब मतलब आपको 2 वेरिएबल नहीं दी हुई है तो 9 मतलब 2 वेरिएबल से आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगा सकते, एक वेरिएबल होती है तभी आप लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन 4 का नियम लगाते हैं विभाजकता का, और 4 का विभाजकता का नियम क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट में आपको 4 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया है y का बड़े से बड़ा संभावित मान है वो रखना है, तो सबसे बड़ा अपन 9 ही रख के देख लेते एक बार, 96 में आपको 4 का भाग जाता है क्या, जाता है, तो y का सबसे बड़े से बड़ा मान क्या रख लेंगे अपन, 9 रख सकते हैं। भाई 9 से ज्यादा तो नहीं रख सकते ना, डिजिट्स में सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है आपकी, 9 होती है, तो y का मान तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब क्या करते हैं अपन, 9 का विभाजकता का नियम लगाते हैं, ठीक है। 9 का विभाजकता का नियम डिजिट्स का सम होता है, वो क्या होता है, 9 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए पहले क्या करते हैं, देखिए इस 9 में भाग जाएगा, इस 9 में भी भाग जाएगा, ठीक है, इसको काट दिया मैंने। इसके बाद में देखो 6 6 12 और 12 5 17 और 17 8 कितना हो जाएगा, 25 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32 32 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 32 और 5 हो जाएगा 37, ठीक है। तो देखिए 37 में मैं क्या जोड़ू कि वो 9 से विभाज्य हो जाए, 37 में क्या जोड़ेंगे कि वो 9 से विभाज्य हो जाए। देखिए 45 में जाएगा आपका, ठीक है, तो ये कितना आया था आपका, 37 आया था, ठीक है। तो 5 और 3 8, यदि x के जगह अपन 8 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगी, तो ये संख्या क्या होगी आपकी, किससे, 9 से विभाज्य होगी। अब देखो अब करते हैं अपन, 8 5 13 7 20 और 28 5 33 6 कितना हो जाएगा, 39 और 6 कितना हो जाएगा आपको, 45 45 में आपका जाता है 9 का भाग, ठीक है। तो x आ गया अपने पास में 8 और y आ गया कितना, 9, इसमें रख देते हैं अपन इनकी वैल्यू, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये
x की वैल्यू 8 दूना 16 और 9 कितना आ जाए, वो y कितना है 9 है, कितना आ गया रूट में 25, ठीक है, कितना आएगा 5। लेकिन इसने बोला है इसका ऋणात्मक मान लिखना है, मतलब 5 को का ऋणात्मक क्या हो जाएगा -5, तो -5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइप क्यू किसी टंकी को 60 घंटे में जबकि पाइप आर इसे 45 घंटे में भर सकता है। क्यू और आर पाइप को 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, जिसके बाद में टंकी को खाली करने के लिए पाइप डब्लू को भी खोला जाता है। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। अकेले पाइप डब्लू द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में लगने वाला समय घंटे में ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास सबसे पहले तो कौन कौन से पाइप थे, क्यू था और आर था। ठीक है, क्यू इसको भर रहा है 60 घंटे में और आर इसको भर रहा है 45 घंटे में। इससे क्या करते हैं अपन, टंकी की एफिशिएंसी पता करते हैं कि टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो ये कैसे करते हैं, 60 और 45 का एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा एलसीएम 180 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 180 में 60 का भाग देते हैं तो यह 3 आ जाएगा, और आर की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 180 में 45 का भाग देते हैं तो 4। मतलब क्यू 1 घंटे में 3 भाग को भर सकता है तो आर 1 घंटे में 4 भाग को भर सकता है। ठीक है, इसके बाद में बोला है क्यू और आर को 6 घंटे के लिए खोला जाता है। 6 घंटे के लिए, भाई क्यू और आर दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भाग भर सकते हैं, 4 और 3 7, तो 6 घंटे में दोनों ने मिलके कितना भाग भरा होगा, 7 6 42, 42 भाग किसने, क्यू और आर ने 6 घंटे में भर दिया। उसके बाद में डब्लू पाइप को खोला जाता है, और डब्लू पाइप क्या है, टैंक को खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन इसमें से 42 माइनस करते हैं तो कितना भाग बच गया ये पता लगा लेंगे अपन, कितना 138 भाग बच गया। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, तीनों पाइपों को खोल देते हैं। कितने घंटे के लिए, तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, आधे स्तर तक। देखो आधा कितना हो जाएगा, 180 का आधा कितना हो जाएगा 90, मतलब 90 भरने में 42 तो भर ही दिया था, 90 भरने में कितना, मतलब कितना टाइम लगा है, 24 घंटे। ठीक है, देखिए अपन कैसे पता करते हैं, जो आपके टोटल वर्क होता है ना, वो क्या होता है आपका टाइम इनटू क्षमता। ठीक है, तो देखिए अपन के पास में टोटल वर्क मतलब कितना वर्क करना है, देखो इतना भाग भरना है, 90 भरने के लिए अपन को कितना जाना चाहिए, भाई 42 अपन ने भर दिया था, 90 भरना है तो कितना भाग और भरेंगे अपन, 8, और ये कितना हो जाएगा 4, 48 भाग और भरना है अपन को। ठीक है, 48 भाग भरने के लिए तीनों पाइपों की क्षमता अपन को पता होनी चाहिए, लेकिन अपन को पाइप डब्लू की क्षमता पता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि कितने घंटे लग रहे हैं, 24 घंटे लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्षमता निकाल सकते हैं, क्षमता कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क मतलब 48 भाग भरना है इनको, और टाइम कितना 24 घंटे का टाइम। तो यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी क्या, देखो Q प्लस आर प्लस नहीं, जब माइनस आएगा क्योंकि डब्लू क्या है, खाली करने वाला पाइप है, तो ये माइनस डब्लू आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसको सोल्व, तो कितना आ जाएगा 24 दूना 48। क्यू और आर के एफिशिएंसी अपन को पता है कितनी है, 3 और 4 है, तो यहाँ पे 3 रखा है, यहाँ पे 4 रखा, माइनस डब्लू बराबर 2। तो देखिए यहाँ से डब्लू की जो एफिशिएंसी आएगी अपने पास में वो कितनी आ जाएगी, 4 3 7 में से 2 जाता है तो 5। डब्लू क्या है, खाली करने वाला टैंक है। ठीक है, अपन को पूछा क्या गया है, अकेले पाइप डब्लू द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में लगने वाला समय। डब्लू को खाली कितना भाग करना है, पूरी टंकी की क्षमता कितनी है 180। डब्लू की एफिशिएंसी क्या है, 1 घंटे में कितना भाग खाली कर सकता है, 5 भाग। तो देखिए इसको कितना टाइम लग जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 से 15, 36 घंटे लग जाएंगे डब्लू को पूरा टैंक खाली करने में। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या था, प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए प्रथम n संख्याओं का जो औसत का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + n/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125, तो 125/2, 126 में अपन 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज MNOP की भुजा MN को Q तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है
कि एम एन बराबर है एन क्यू और पी क्यू ओ एन को बिंदु आर पर प्रतिच्छेदित करती है, बिंदु आर ओ एन को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, इसने क्या बोला है आगे, एम एन को क्यू तक बढ़ाए। मैंने पहले इनको नाम दे दिया, क्या था चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम था एम एन ओ पी। उसके बाद में क्या कर रहा है, एम एन को आगे बढ़ाया जा रहा है, कहाँ तक, क्यू तक बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि जो एम एन है ना वो बराबर है किसके, एन क्यू के। ये एम एन किसके बराबर है, एन क्यू के बराबर है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला, पी क्यू ओ एन को बिंदु आर पर प्रतिच्छेदित करता है। पी क्यू, यदि पी को मैं क्यू से मिलाती हूं, ठीक है ऐसे, तो ये आर पर ओ एन को किस पे, आर पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एम एन ओ पी की भुजा, हाँ ओ एन को आर पर प्रतिच्छेदित करता है, बिंदु आर ओ एन को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब आपको यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का अनुपात बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर और आपकी क्या होती है, सेम होती है, बराबर होती है। तो ये और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आपकी बराबर हो जाएगी क्या। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर, देखो इसके बाद में और क्या देखते हैं अपन इसमें, यदि मैं ये वाला चतुर्भुज, ये चतुर्भुज सॉरी त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज, इन दो में मैं कंपैरिजन करती हूँ, तो देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो क्यों, ऐसे दो भुजाएं का दो जो आपकी भुजाएं है ना कभी भी क्रॉस करती है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये कोण और ये कोण आपका बराबर हो जाएगा क्या, क्योंकि ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसके भी तो समांतर हो जाएगी ना, ऐसे समांतर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, इसके भी समांतर हो जाएगी। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, ये वाला कोण और आपका ये वाला कोण, यदि ये कोण और ये कोण बड़ा है तो ये भी आमने सामने कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब इसमें ये कोण और ये कोण बराबर है। यदि ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये बचा हुआ कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ये वाला पहले से बराबर थे, अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये बचे हुए कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर सिमिलर, समरूप हो जाएगा क्या, किसके, क्यू, सिमिलर हो जाएगा क्यू एन आर के। ठीक है, तो सिमिलरिटी का जो रूल लगते हैं वो लगा देते हैं अपन। इसमें अपन को फाइंड आउट क्या करना है, ओ आर और आर एन, ओ आर और आर एन। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, अपन को इसकी और इसकी लेंथ पता है, किसकी, ओपी और ओ एन की। तो क्या हो जाएगा, ये पी ओ बटे क्यू एन बराबर हो जाएगा क्या, ओ आर बटे एन आर के। ठीक है, क्या होता है, जब भी दो त्रिभुज आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ना वो बराबर होता है। ठीक है, तो पी ओ बराबर, पी ओ बटे ओ एन किसके बराबर हो जाएगा, ओ आर बटे एन आर के। तो देखिए पी ओ और ओ एन कितना है, बराबर है, यहाँ पे पी ओ और ओ एन, सॉरी पी ओ और क्यू एन है ना, क्यू एन ये बराबर है आपस में, तो इनको बराबर मतलब एक अनुपात एक हो जाएगा। तो ओ आर बटे एन आर कितना आ जाएगा आपका, एक अनुपात एक, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या था, दिए गए व्यंजक को हल कीजिए। आपको दिया गया था 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy बटे 3y माइनस 2x।
देखिए सीधा सीधा अपन को लग रहा है यहाँ पे माइनस है। यदि मैं इसमें इसको लिख दूं इसको लिख दूं 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख दूं 3y का होल स्क्वायर, और ये है अपना -12xy। तो देखिए 3 इंटू 2 6 होते, लेकिन अपना एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो देखिए 6 को 2 से इंटू करते हैं तो 12 बन रहा है ना। तो अपन को ऐसा लग रहा है कि ये किसका फॉर्मूला हो सकता है, ये हो सकता है, इसको अपन यहाँ पे देखो नीचे 3y माइनस 2x है ना, तो इसको किसका फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन 3y। भाई इसको मैं इधर ले जाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, नीचे 3y माइनस 2x है ही ऑलरेडी, तो देखिए इससे एक कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा 3y माइनस 2x बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3y माइनस 2x इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो आगे नीचे क्वेश्चन नंबर 22, रूट ऑफ 9 साइन स्क्वायर 26 प्लस 9 साइन स्क्वायर 64 प्लस 36 बटे में है 32 माइनस 7 कोस स्क्वायर 32 माइनस 7 कोस स्क्वायर 58। ठीक है, देखिए 26 और 64 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 90 आता है। तो इस केस में क्या हो जाता है आपका, देखिए इस साइन 64 को मैं साइन 64 को क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस 26 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से साइन 90 माइनस 26 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, मतलब कोस 26। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर 64 को क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर 26। यदि यहाँ पे मैंने कोस स्क्वायर 26 लिख दिया और 9 को कॉमन ले लिया, तो बताओ अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर 26 प्लस कोस स्क्वायर 26, और साइन स्क्वायर 26 प्लस मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 बन जाएगा। 9 1 से इंटू होगा तो 9 प्लस में है 36 बटे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं 32 माइनस कॉमन ले लिया -7, यहाँ पे देखते हैं कोस स्क्वायर 32। अब देखिए यहाँ पे मैं कोस 58 को क्या लिख सकती हूँ, कोस 90 माइनस 58, तो इसको क्या लिख देंगे, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब 58 नहीं कितना हो जाएगा 32, तो इसको क्या लिख देंगे साइन 32। तो देखिए यदि यहाँ पे मैं इसको साइन 32 बना देती हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 32 डिग्री 1 बन जाएगा, तो ये भी 1 बन जाएगा और साथ इंटू के ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसको कितना हो जाएगा, 36 में अपन 9 जोड़ते हैं तो 45, और नीचे कितना हो जाएगा 32 में 7 जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 32 में से 7 माइनस का ही है ना एक, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं 5 से काटते हैं, 5 0 45 और 55 25 रूट में है। ठीक है, ये आ जाएगा 9 बटे रूट 5, 9 बटे रूट 5। लेकिन देखो ऑप्शन पे अपन गौर करते हैं तो ऐसे तो ऑप्शन कहीं दिख ही नहीं रहा, ऑप्शन अपन को दिख रहा है ऊपर नीचे, अपन रूट 5 से क्या कर दे इंटू कर दे, तो देखो क्या हो जाएगा 9 रूट 5 बटे 5 को रूट 5 से इंटू करते हैं तो 5, तो क्या आंसर आएगा 9 रूट 5 बटे, अच्छा 9 नहीं है ना, ये 3 ही तो निकलेगा ना बाहर, 3 रूट 5 बटे 5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन 23, यदि हम किसी जीवा को दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाते हैं तो वह जीवा बन जाती है। देखिए एक वर्त है, एक ये जीवा है, जीवा कहीं भी खींच सकते हैं। ठीक है, जीवा मतलब वर्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाते हैं, वो क्या होता है वो जीवा होती है। ठीक है, कहीं पे भी हो सकती है पूरे वर्त में। तो देखिए इसको इन्फिनिटी रूप से दोनों तरफ बढ़ा रहे हैं, ऐसे बढ़ा रहे हैं, अनंत तक बढ़ा रहे हैं, तो बताओ ये क्या हो सकती है। ये देखो पहले व्यास करते हैं, कोई जरूरी है कि व्यास हो, भाई जीवा आपकी कहीं पे भी बन सकती है, व्यास तो क्या होता है तो एक वर्त के अंदर ही बनेगा, बाहर थोड़ा ना जाएगा व्यास। ठीक है, उसके बाद में स्पर्श रेखा कभी भी वर्त के अंदर नहीं जाती, बस वर्त को क्या करती है टच करती है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा भी नहीं है। एक होता है लंब, ये लंब हो सकता है कि नहीं, तो अब क्या हो जाएगी एक छेदक रेखा हो जाएगी ये। ठीक है, भाई इधर पास होगी इधर पास होगी, मतलब वर्त को दोनों तरफ क्या कर रही है
छेदक बना रहे, ये तो क्या हो जाएगी, ये छेदक रेखा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका उत्तर। आप देखो यहाँ पे बताइए पैरेंथेसिस में ए बी सी डी और ई, ये क्या है 5 ऑब्जेक्ट थी और इनका कर्मचारी कुल संख्या दे रखी थी। ट्रू फॉर्म में होगा देखा क्वेश्चन होता कंपनी ए सी और ई में मतलब लोग संख्या लीजिए। ए में टोटल कितने हैं 700, 700 को 30% में लाए थे 30%, तो 700 का 30% है, ठीक है 30 निकालिए तो यहाँ पे 30 200 में लाए, ठीक है। फिर क्या है ए, अच्छा ए ठीक है, ए कंपनी में देखो है तो टोटल करना है 25% में लाए, 150 महिलाएं रहेगी। और एक कंपनी ई है, ठीक है, एक कंपनी उसी ई में देखो टोटल है 850 कर्मचारी, इसमें 40% महिलाएं तो 40% लगाएंगे। देखिए कितना देगा 520 2 8 32 16 24, ठीक है, ये जोड़ देगा 4 5 5 10 और ये हो जाएगा 3 3 4 7 टोटल कितनी में हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सही है। देखिए नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 तालिका और प्रश्न उत्तर। देखिए यह तालिका 2015 की अवधि के दौरान 4 कंपनियों ए बी सी डी द्वारा निर्मित इस उपरोक्त संख्या को हजार में दर्शाती है, ठीक है। 2015 तक 4 कंपनी ए बी सी इसमें जो इस प्रकार है उनकी संख्या हजार में दर्शाई गई है। आपको देखो पूछा गया है कंपनी डी द्वारा उत्पादित इस उपकरणों का औसत संख्या 3 कंपनी ए बी और सी द्वारा उत्पादित इस उपकरणों की संयुक्त औसत संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए सबसे पहले अपन कंपनी डी द्वारा उत्पादित इस उपकरणों का कहलाते औसत निकालें। देखिए टोटल हो जाएगा डी द्वारा, डी का निकालते बिल्कुल 8 में 10 19 और 26 25 2 7 16 और 6 22 में 2 4 तीनों जगह 4250 इसका क्या निकालना एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए किससे 40 देना पड़ेगा, ये होता आगे। अब आप पूरा क्या इसमें ए बी और द्वारा उत्पादित देखिए इस वाले हर में मतलब लगभग हर में संयुक्त होता है। पहले ए बी और के द्वारा उत्पादित जो एवरेज निकालना है, फिर नो एवरेज निकालना है। देखिए कैसे, देखिए ए क्या हो गया ए पहले और निकालना कितना हो जाएगा 8 से 0 फिर यहाँ से 18 5 से लेकर आ जाएगा 9 11 और ये कितना हो जाएगा 3 कितना एवरेज पड़ेगा 4, ठीक है। बी कितना हो जाएगा आपका, ये देखो बी का एवरेज निकालते थे कितना ये हो जाएगा, देखो बी का 9 कटे तो 6 और 8 से 14 5 19 5 में निकल जाएगा 9 15 और 7 21 9 30 इतना इसका एवरेज निकालते थे हो जाएगा। और सी का एवरेज निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 8 17 8 कितना हो जाएगा 25 से ले 2 5 10 11 और ये कितना रहेगा 1 2 3 ये हो जाएगा एवरेज। अच्छा युक्त एवरेज कैसे निकालें, इन सबको जोड़ 3 है ए बी और सी इसका लगाएंगे। देखिए कैसे, मतलब 4 के 12 हो जाएगा सब जगह, इन सबको जोड़ 12 का लगा लेंगे तो देखो जोड़ते कितना जाएगा 9 और 5 14 और 18 5 चला जाएगा 2 3 3 6 और 3 9 और नीचे के लिए भाग लगा लेंगे। आपको बोल ये है ना इससे कितना अधिक है, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करते हैं हम कितना आएगा, इसको सोल्व करते हैं ये ना आएगा वो कितना अधिक है। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले इसको कर लेते हो 12 ना लेते तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा 12 मतलब दोनों का बेस समान हो जाएगा तो कितना ज्यादा है ये हो जाएगा 5 3 15 हासिल में 1 3 2 6 और 1 7 और 4 12, ठीक है। नीचे 12 है परसेंटेज में पूरा दोनों का कर लो अब ले लो, ठीक है। ये 12 चलो और अब देखो कितना अधिक है 0 से 0, ठीक है। अब किसी का बात यार क्या देख लेते हैं 12 से कितना ज्यादा है ये हो जाएगा, देखो पहले 7 7 में से 3 7 में से 6 से 3 जाएगा 3 और बाद में हम घटाएंगे 3 से 0 होगा इससे ज्यादा होगा 938 into 100, ठीक है। ये कर लिया। अब देखो इसको क्या करेंगे अपन भाग दे से, ठीक है। ये हो जाएगा 33 समय भाग 33 938 का देखिए देते हैं कितना जाएगा 9 23 3 से करते हैं तो हो जाएगा देखो ना 2 से इंटू 2 से इंटू पड़े हैं तो कितना जाएगा 2 16 हाथ में 1 2 7 और 2 18 सॉरी 3 बार चलेगा नहीं 3 से मतलब इससे कैसे उठेगा 8 ये हाथ में 3 3 और 2 कितना जाएगा मुझे पैसे 28 इतना, ठीक है। इसमें माइनस कर दे तो 13 में 60 कराए तो 5 और ये 0 देखिए कितनी बार जाएगा 3 से रिलेटेड वैसे पाई की है तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार, दोनों जो उम्र ज्यादा हो जाएगा तो 5 बार जाएगा मतलब यहाँ पे 3 आएगा 35 पॉइंट जाएगा और बाकी ऑप्शन में 35 ऑप्शन तो इतना आ जाएगा 35 थोड़ा सा कैलकुलेट और इक्वेशन का, ठीक है। इसका देखना हाथ से पर दूसरा इसको शिफ्ट नहीं करता वो करने कंप्लीट कर लिया इसलिए जैसे कंप्लीट रखेंगे पूरे 36 का पेपर करेंगे। तो मेरा वीडियो में थैंक यू।